आइए आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 10th क्लास के मैथमेटिक्स चैप्टर आपका 5 है समानांतर श्रेणी। तो सबसे पहले हमको इसमें जानना होता है कि श्रेणी क्या होता है। श्रेणी का मतलब होता है एक निश्चित क्रम, एक निश्चित क्रम के बाद दूसरा क्रम, तीसरा क्रम, तो उसे हम बोलते हैं एक निश्चित श्रेणी। तो सबसे पहले हमको समानांतर श्रेणी की परिभाषा लिखना होगा इसमें, और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो आप लिखेंगे समानांतर श्रेणी लिख करके डैश दे देंगे। ये हमारा चैप्टर है, यहाँ से हम टॉपिक डालेंगे समांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी, समानांतर श्रेणी का मतलब ये हुआ कि एक निश्चित संख्या, जैसे यहाँ हम अंक में बोले तो 1 के बाद 3 आया है, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7। जैसे 3 में से 1 घटाएगा 2 होगा, 5 में से 3 घटाएगा 2 बचेगा, 7 में से 5 घटाएंगे 2 बचेगा। तो ये एक निश्चित क्रम के बाद आगे बढ़ रहा है, या 2 2 दूने की 4, 2 4 6 8 इस तरह से बढ़ रहा है। तो इनके बीच में कितने का अंतराल है, जो भी अंतराल है सेम टू सेम अंतराल अगर रहेगा तो इसे हम बोलेंगे समांतर श्रेणी। तो आप लिखेंगे समांतर श्रेणी की परिभाषा, लिखिए समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है। समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है, संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद, जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में, प्रत्येक पद अपने पद में, प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर, अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये लिख लेंगे, या ये लिखेंगे आप 2 4 6 8। प्रत्येक पद में एक निश्चित क्रम, जैसे 1 में 2 जोड़े थे 3 हो गया, 3 में 2 जोड़े थे 5 हो गए, 5 में 2 जोड़ा गया तो 7 हो गया। इसी तरह से अगला, इसमें बोला कि एक निश्चित पद जोड़ देंगे तो अगला संख्या प्राप्त होगा। 2 में 2 जोड़े थे 4 हुआ, 4 में 2 जोड़ दिए थे 6 हो गया, 6 में 2 जोड़े तो 8 हो गया। इस तरह से बोला गया कि प्रत्येक पद में उसके अगले वाले पद के लिए एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर एक नया पद प्राप्त होता है, अगला पद प्राप्त होता है। तो इसी को बोला जाता है समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी में जो ये बीच वाला पद, जैसे 3 में 1 में 2 जोड़े तो 3 आएगा, 3 में 2 जोड़े तो 5 आ गया। तो इसके बीच में जो पद आ रहा है, जो जोड़ा गया पद आ रहा है, उसको हम बोलते हैं सार्वअंतर। क्या बोलते हैं? सार्वअंतर। सार्वअंतर, सर्वांतर को D से सूचित करते हैं, और D बराबर होता है A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। इसका मतलब ये हुआ कि अगला पद में से उसके पीछे वाले पद को घटा दीजिएगा तो D का मान निकल जाएगा। जैसे 3, ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, तो 3 में से 1 घटा देंगे तो 2 मिलेगा, जो D कहलाएगा। 3 में से 1 घटाते हैं तो ये क्या मिल जाएगा? D इज इक्वल टू 2। या 4 में से 2 घटा दिए तो क्या मिलेगा? 2, तो ये D हो जाएगा। तो उसी को हम बोलते हैं सार्वअंतर। D का सूत्र हमेशा यही रहेगा, A2 माइनस A1। अगर मान लो कि हमें 7 में से 5 घटाना है तो 7 को हम A2 मान लेंगे, 5 को A1 मान लेंगे, ठीक है। तो 7 में से 5 घटाएंगे तो भी क्या आएगा? 2। ये सार्वअंतर कहलाता है। और कोई भी अगर सार्वअंतर समानांतर श्रेणी रहेगा तो उसके सार्वअंतर किसी भी जगहों पर आप निकालेंगे, सार्वअंतर का मान हर एक प्रत्येक जगह समान आएगा। जैसे यहाँ 3 में से 1 घटाए तो 2 आया, या 5 में से 3 घटाए तो 2 आए, 7 में से 5 घटाए तो 2 आए। तो यही वजह होता है कि ये जो क्रम होता है वो समानांतर श्रेणी में होता है। यही वजह होता है कि यह क्रम समानांतर श्रेणी के अंतर्गत आता है।
और जो सेम टू सेम मान मिलता है इनको घटाने पर वो सर्व अंतर कहलाता है, जिसको हम डी बोलते हैं। डी के लिए सूत्र हो जाता है A2 माइनस A1। ठीक है, अब इसमें हम जानेंगे कि ये समानांतर श्रेणी कितने प्रकार की होती है, ये श्रेणियां कितने प्रकार की होती है। तो नीचे लिखेंगे समानांतर श्रेणी दो प्रकार की होती है। समानांतर श्रेणी दो प्रकार की होती है। नंबर 1, पहला समानांतर श्रेणी दो प्रकार की होती है। पहला नंबर देकर लिखेंगे परिमित 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 समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी को अंग्रेजी में एपी बोलते हैं, तो परिमित एपी भी बोलते हैं लोग। और दूसरा नंबर हो जाएगा अपरिमित अपरिमित एपी अपरिमित एपी। ठीक, समानांतर श्रेणी को ही एपी बोलते हैं। तो परिमित एपी जिसका मान निश्चित रहता है, लिमिट रहता है, और एक होता है अपरिमित एपी जिसका मान कोई निश्चित नहीं रहता है। जैसे परिमित एपी के रूप में ये सब आ जाएगा, एक हो गया, एक के ये 3 5 7 बस इतना रहे, या 9 इसके साथ कर लीजिए। तो ये एक निश्चित मान हो, 1 2 3 4 5 6 पद हो गए इसमें। और अपरिमित एपी के रूप में आ जाएगा, जैसे 1 रहा, 3 रहा, 5 7 9, ऐसे डॉट 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 कर दिया गया। तो डॉट डॉट कर दिया गया तो ये मान निश्चित नहीं रहा कि कहां तक है इसका पद, इसलिए हम इसको बोलते हैं अपरिमित एपी, और इस तरह के पदों को बोलते हैं परिमित एपी। यानी एपी कितने प्रकार के हुए? दो प्रकार के, ये परिमित और अपरिमित। तो इसे आप नोट कर लीजिए, परिमित एपी और अपरिमित एपी। हो गया। चलिए अगला टॉपिक में हम देंगे समानांतर श्रेणियों के व्यापक रूप। समांतर श्रेणियों के व्यापक रूप। व्यापक यानी कि छोटा रूप। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। जैसे पहला पद लिखना होगा, जैसे पहला पद तो उसको हम A1 बोलते हैं, A1 को A बोलते हैं। पहला पद लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? A। दूसरा पद तो A2 होगा, A2 को हम A प्लस डी, A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, ये समानांतर श्रेणी का व्यापक पद हो जाएगा। अगर हमको तीसरा पद लिखना है A3, ये पहला पद हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, तो A प्लस A3 यानी तीसरा पद लिखना होगा तो हम बोलेंगे A प्लस 2D। इसी तरह अगर चौथा पद लिखना होगा तो हम बोलेंगे A प्लस 3D, A प्लस 3D। ठीक, ये D क्या है? D सार्वंतर, जो अभी आप समझे। D क्या है? सार्वंतर है, जिसको आप अभी समझे कि यही सार्वंतर होता है। तो ये व्यापक रूप हो जाएंगे और इसकी सहायता से हम इसका मान निकालेंगे। इसके बाद हमको जानना है कि ये एपी में AN होता है अंतिम पद। एपी में एक अंतिम पद होता है, तो इसको भी आप नोट कर लेंगे। जैसे एपी में पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, इसी तरह से चौथा पद रहा, पांचवा पद होगा, छठा पद होगा, सातवां, आठवां, नौवां, इसी तरह बहुत सारे पद आएंगे। अंतिमवा पद होगा जिसको हम N पद बोलेंगे, तो एनवा पद आएगा जिसको हम अंतिम पद बोलते हैं। तो एनवा पद रहेगा तो क्या करिएगा? उस स्थिति में हमारा सूत्र हो जाएगा AN बोलेंगे। क्या बोलेंगे? AN बोलेंगे। AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। हमेशा वही किया गया है जो अभी आप यहाँ देख रहे हो, A4 में देख रहे हो। A प्लस 3D क्यों? 4 में से एक अंक घटाकर तब D लिखा गया है। यहाँ पर भी वही काम किया गया है। A प्लस N माइनस 1, N मतलब अंतिम पद मालूम नहीं है कौन सा पद है, तो N में ले 1, मान लो 50वां पद रहेगा तो 50 में से एक अंक घटा के D से गुणा कर देना है। उसी तरह से यहाँ दे Nवा पद,
a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या हो गया है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जैसे मान लीजिए कि किसी समानांतर श्रेणी में 50 गो पद हैं, जैसे 1 लिखा है, 3 लिखा है, 5 7 9 ऐसे डॉट 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 के बोला है यहाँ 50वां पद। कौन सा पद? 50वां पद। तो हमको 50वां पद जब निकालना रहेगा, 50वें पदों का मान निकालना रहेगा, तो यहाँ पर हमें a 50 लिखेंगे और बोलेंगे a प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी। a प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे और इसको गुणा भाग करके हल कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा अंतिमवा पद, एनवा पद। ठीक है, अंतिमवा पद को एल से भी सूचित किया जाता है। ए एन का मान कभी कभी एल भी रखा जाता है, तो उसे हम अगली कड़ी में देखेंगे। अगले 7.2 में उसके बारे में चर्चा करेंगे। और यहाँ पर एक और सूत्र और आप लिख लेंगे कि एसएन का सूत्र होता है। एसएन मतलब होगा सबका जोड़, पहला पद, दूसरा पद, तीसरे पद, चौथे पद, पांचवें पद, सभी पदों का अगर हमें जोड़ निकालना हो, जोड़ना हो, तो उसके लिए भी एक सूत्र आता है जिसको हम योग बोलते हैं। तो इसको नोट कर लेंगे, सभी पदों का योग। योग के लिए एक सूत्र आता है एसएन। एसएन के सूत्र हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये एसएन का सूत्र हो गया। एसएन मतलब सभी पदों का जोड़। जैसे मान लीजिए कि यहाँ दिया है 1 3 5 7 9, इस तरह 50 पद दिए हैं। तो 1 में 3 जोड़े तो 4 हुआ, 4 में 5 जोड़े 9 हुआ, 9 में 7 जोड़े 9 में 7 जोड़े। ऐसे ही सभी पदों को जोड़ने के बाद कितना आएगा मान। तो अगर मान लीजिए मेरे पास 50 पद है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो ये सूत्र दिया गया है, एसएन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसकी सहायता से हम मान निकालेंगे। इसके बाद एक और सूत्र है एसएन का। एसएन का एक और सूत्र है n/2 इंटू a प्लस एल। a प्लस एल जिसको हम an बोलते हैं। एल को क्या बोलते हैं? an। यहाँ बगल में आप कर लेंगे an बराबर एल होता है। अंतिमवा पद जो होता है वही एल होता है। तो एसएन के लिए यह एक सूत्र हो जाएगा n/2 इंटू a प्लस एल होता है। तो इस सूत्र को भी आप ध्यान में रखेंगे। एसएन का ये सूत्र हो जाए n/2 इंटू a प्लस एल हो जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं सूत्रों की सहायता से हम इस पाठ में जितने भी प्रश्न आएंगे उन सारे प्रश्नों को बिल्कुल आसानी ढंग से, आसान तरीकों से हल कर लेंगे। ठीक, तो आइए हम देखेंगे इस टॉपिक में कितना हुआ। इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे 5.1 लेसन 5.1 के कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। तो देखिए लेसन 5.1 नोट कर लेंगे। इसको नोट कर लिए? चलिए, फाइव 5.1 का पहला क्वेश्चन हम बनाएंगे। अभी आप थ्योरी समझे। 5.1 का एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन दिया गया है। बोला गया है कि निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों। बोला है कि बताइए, जो नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं वो एपी में है या नहीं। पहला, प्रत्येक किलोमीटर के बाद 1 किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है।
कह रहा है कि एक टैक्सी का किराया है प्रत्येक किलोमीटर के लिए 15 रुपया, 1 किलोमीटर जा रहा है तो 15 रुपया लग रहा है, और प्रत्येक अलग से किलोमीटर के लिए 8-8 रुपया लग रहा है। मतलब पहली बार टैक्सी में चढ़ा तो 15 रुपया दिया, 1 किलोमीटर गया तो 15 में 8 जोड़ लीजिए, 15-8 23 रुपया दिया। अगर 2 किलोमीटर गया तो 8 दूनी 16 रुपया और बढ़ा, 15 में 16 जोड़ लीजिए तो 8 जोड़े तो 31 हो गया। इसी तरह से आगे बढ़ा तो और बढ़ गया 8 रुपया, यानी 39 रुपया हो गया। मतलब कि जितना किलोमीटर बढ़ता जा रहा है उतना में 8-8 रुपया बढ़ता जा रहा है। बताइए यह श्रेणी एपी में है या नहीं है? कैसे पता करेंगे? आपको बताए हैं कि किसी में से किसी को घटा लीजिए, दूसरा में से पहला को 39 में से 31 घटाइएगा 8 बचेगा, 31 में से 23 घटाइएगा 8, 23 में से 15 घटाइएगा 8, यानी कि यह सब में समान आ रहा है, सर्वांतर समान आ रहा है। अतः कहना पड़ेगा अतः यह एपी में है, एपी में है। यह कहाँ है? एपी में है। समझ गए? आगे दूसरा नंबर दिया है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा। एक बेलन है और बेलन में हवा है, जबकि वायु निकालने वाले पंप से प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल दिया जाता है। यह एक बेलन है, देखिएगा कह रहा है कि एक बेलन है, वायु निकालने वाला पंप से मान लीजिए हम 4 भाग में से 1 भाग हवा निकाल दी, ये 1 भाग हवा निकल गया। अब प्रत्येक बार और 3 भाग बचा, 3 भाग में 1 भाग हवा निकल गया, 3 भाग में फिर 1/4 भाग हवा निकाल देगा। तो पहले 4 भाग का 1 भाग निकला और 3 भाग का 1 भाग निकलेगा, तो दोनों निकली हुई जो हवाएं होंगी वो कम हो जाएगा। निकली हुई हवा का मान क्या होगा? कम हो जाएगा। जैसे मैं आपको ये बोलूं कि 4 रुपया है मेरे पास, 4 रुपया है और 4 रुपया को हम 4 बराबर भागों में बांट दिए तो 1-1 रुपया 4 आदमी को मिला। ठीक, एक इसमें से 4 भाग में से 1/4 मतलब 1 भाग निकाल दिया गया, 1 भाग बाहर कर दिया गया, 3 भाग बचा। 3 भाग में जब 4 भाग करेंगे, 3 के 4 टुकड़ा करेंगे तो 1 आएगा या 1 से कम आएगा, 1 से क्या हो जाएगा? कम आ जाएगा। तो निकला हुआ भाग अब 1 से जब कम हो जाएगा, जब 1 बार और निकल गया अब 2 भाग हो गया, 1 से ढेर कम हो जाएगा, उस स्थिति में बोलेंगे कि यह 1 है, 1 से कम आने लगा और कम होने लगा, यानी सभी निकला हुआ हवा बराबर नहीं है। और जब बराबर नहीं रहेगा तो कहा जाएगा वह एपी में नहीं है। तो दूसरा नंबर भी बोलेंगे यह एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। ठीक, तीसरा नंबर दिया है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, 1 मीटर खुदाई के बाद कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई में 150 और प्रत्येक बाद में खुदाई लागत 50 रुपया है। 1 मीटर कुआं खोदा गया तो 150 रुपया शुरू में दिया, फिर 1 मीटर अधिका गहरा हुआ 50 रुपया बढ़ा दिया तो 200 रुपया हो गया, फिर और 1 मीटर बढ़ गया नीचे तो 250 ले लिया, और 1 मीटर बढ़ा दिया तो फिर 50 रुपया बढ़ गया, 300 रुपया ले लिया। बताइए यह संख्या एपी में है या नहीं है? यह संख्या एपी में है या नहीं है? घटा लीजिए, इसमें से इसको घटाइएगा 50 रुपया, इसमें से इसमें 50, इसमें से इसको 50, अर्थात यह संख्या क्या है? एपी में है। लिख देंगे अतः यह एपी में है। कहाँ है? एपी में। ठीक, इसके बाद है खाते में, चौथा नंबर, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपया,
10,000 रुपया की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से दी जाती है। 10,000 मेरा रुपया है, किसी को दिए हैं 8% ब्याज पर। 10,000 रुपया है 8%, 10,000 रुपया है 8% ब्याज पर हम दिए हैं। 8% 8/100, 0,000 कट गया 800। 1 साल के ब्याज हो गया 800 रुपया। 1 साल का ब्याज कितना हो गया 800। मतलब हम 10,000 दिए हैं तो 800 रुपया सूद हो गया, सूद। तो 10,800 कुल कितना हो गया 10,800 रुपया। अब अगले साल जब हम उसको देंगे तो कहेंगे कि तुमको हम कितना पैसा दिए 10,800। अब 10,800 का सूद निकाला जाएगा। 10,800 गुणे 8/100, 0,000 से 0,000 कट गया। 108 में 8 का गुणा करिए तो ये आ जाएगा 108 में 8, 8 × 64, 164 रुपया। यानी 1 मिनट 864, 8 × 64, 864। पहला साल में 1 साल के 800 रुपया बेनिफिट हो रहा था, ब्याज मिल रहा था। दूसरा का साल में 864 रुपया हो जाएगा। 864 है, ये 10,800 था, अब 864 रुपया हो गया। अब 864 रुपया 10,800 में जोड़ के अब तब उसका लेंगे तो इस बार और अधिक हो जाएगा। यानी हर साल हमारा जो ब्याज है वो बढ़ता जा रहा है, हमको निश्चित ब्याज नहीं मिल रहा है। और जब तक निश्चित नहीं रहेगा वो एपी में नहीं कहलाएगा। तो जब चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ेंगे, चक्रवृद्धि मतलब ए साल के पैसा अगला साल में, अगला साल वाला पैसे उसके आगे साल में, इस तरह से काउंट करेंगे तो वह जो है एपी के श्रेणी में नहीं आएगा। तो कहेंगे यह एपी में नहीं है, यह एपी में नहीं है। ठीक, इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन 5.1 लेसन का ये पहला क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया। नोट कर लेंगे। चलिए नोट कर लिए होंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 2, 2 नंबर क्वेश्चन दिया है। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है। ए बराबर 10 और डी बराबर, ए बराबर 10 और डी बराबर 10 है। इसमें प्रथम पद यानी A1 बराबर लिखना है। A1 बराबर 10 है, ये है प्रथम पद हो ही गया। दूसरा पद यानी A2 का सूत्र होता है A प्लस डी। A का मान है 10 और D का मान 10, तो 10 10 20। तीसरा पद A प्लस 2D, सूत्र लिखवाए हैं। A का मान 10, 2 गुणे 10, तो 10 दूनी 20 और 10 30, तो 10 प्लस 20 बराबर 30। चौथा पद तो A प्लस A4 बराबर A प्लस 3D, तो A का मान 10, 3 के जगह पर 3 और D के जगह पर 10। D का मान 10 दिया है, 10 × 30 और 10 40, तो 10 और प्लस 30 बराबर 40। A4 का मान हो गया 40। 4 पद लिखना है एक क्वेश्चन में। दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ दिया है, पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन दिया है इसी में। A बराबर -2 और D बराबर 0। A बराबर -2, D बराबर 0। इसमें भी 4 पद लिख दीजिए। प्रथम पद A1 बराबर -2 होगा। द्वितीय पद A2 = A प्लस D। A का मान हो गया -2 और D का मान है 0। जोड़ेंगे तो ये -2 हो जाएगा। A2 बराबर -2। A3 बराबर A प्लस 2D। A का मान है -2 और 2D के जगह पर 0 से गुणा करिए 0, ये हो गया -2। A4 का मान
a प्लस 3d, A4 बराबर ए के जगह पर -2, ए के जगह पर -2, हम माइनस ए के जगह -2 माइनस डी के जगह पर, डी के जगह पे 0, 3d है 3 गुणे 0, तो ये हो गया -2, यानी सबका मान क्या आ गया है -2। ठीक, तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। ऐसे ही तीसरा, चौथा, ऐसे ही आप इसको हल कर लेंगे। तीसरा क्वेश्चन भी इसमें का हल कर लेंगे, चौथा भी हल कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम तीसरे नंबर क्वेश्चन को हल कर देते हैं। नोट कर लेंगे इसको। चलिए देखेंगे अगला तीसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार व अंतर लिखिए। प्रथम पद और सार व अंतर लिखना है। तो प्रथम पद 3 1 -1 -3, पहला क्वेश्चन दिया है 3, -1, -1 और -3 दिया है। 3 1 -1 -3 दिया है। आपको लिखना है प्रथम पद और सार व अंतर डी। तो इसमें प्रथम पद, ये प्रथम पद हो गया ए, तो ये हो गया A1 बराबर 3। प्रथम पद क्या हो गया, प्रथम पद A1 बराबर 3, आंसर हो गया 3। ठीक है, इसके बाद बोला है कि सार व अंतर डी लिखो। सार व अंतर डी बराबर A2 -A1, तो A2 -A1 डी बराबर A2 का मान है 1 और माइनस A1 का मान है 3, डी बराबर हो जाएगा -3 में से 1 हम घटाएंगे -2, A1 का मान 3 हो गया और डी बराबर -2 हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है इसी तरह का, इसमें सारा क्वेश्चन दिया है, आपको यही मान निकालना है। एक क्वेश्चन आपको तीसरा और चौथा बता दे, तो दूसरा तो आप आराम से बिल्कुल बना लेंगे क्योंकि घटाना है उसमें। तीसरा और चौथा बता रहे हैं इसमें। 3 नंबर 3 दिया है 1/3, 1/5 या 1/5 नहीं, 5/3, 5/3, 9/3, 13/3। इसमें बोला प्रथम पद, तो प्रथम पद A1 बराबर 1/3 हो गया। ऐसे दूसरा पद हो जाएगा A2 5/3, और सार व अंतर निकालना है तो सूत्र हम लिखेंगे सार व अंतर D बराबर A2 -A1। A2 का मान है 5/3, A1 का मान है 1/3। एलसीएम करेंगे 3 हो गया, घटाइए 5 -1, 5 -3, 3 कट जाएगा 1, ये हो गया 2/3। डी का मान कितना आ गया 2/3। ठीक है, इसी तरह से एक दशमलव में दिया है, चौथा नंबर है, दशमलव में दे दिया गया है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9,
ये मान दिए हैं इसमें प्रथम पद, तो प्रथम पद बराबर 0.6 हो गया, दूसरा पद A2 बराबर हो जाएगा 1.7। अब यहां से सार्वअंतर निकाल लेना है, इस सूत्र लगाइए, सार्वअंतर D बराबर A2 माइनस A1। A2 का मान है 1.7, A1 का मान है 0.6, घटा देंगे 6 घटेगा 1.1 हो जाएगा। तो इसमें हम पहला, तीसरा, चौथा बना दिए, दूसरा बिल्कुल आसान है, आप बना लेंगे खुद से। तो चलिए हम लोग 3 प्रश्न क्लियर कर लिए और थ्योरी भी देख लिए इस पार्ट के। तो आप लोग सूत्र को कंप्लीट करेंगे और इस जितने भी ये क्वेश्चन बनाए गए हैं इसको आप देखेंगे। अगला वीडियो अगले टॉपिक के साथ हम लोग देखेंगे। तो चलिए इतना रहेगा आज के इस वीडियो में।